हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2023 के जीएस फर्स्ट पेपर का पूर्ण व्याख्या देखेंगे। इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे हम, और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जाएगी कि क्या हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ के साथ साथ हम बात करेंगे कि जैसे इतने कम समय में मेंस कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि अब तो जीएस में ही 6 पेपर हो गए। ठीक, तो लड़ाई लंबी है। पेपर की बात करें तो इजी भी है और कठिन भी, मतलब सरल भी है, कठिन भी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न भी रहे हैं, फैक्ट वाले भी रहे हैं, दोनों तरीके के प्रश्न रहे हैं। जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहे वो कुछ ऐसे रहे ना कि आप कंफ्यूज करने वाले रहे। ठीक है, सरल नहीं था, याद रखना। वो सरल की जो परिभाषा हमने बताई है, पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, कि जो 50-55 प्रश्न होते हैं ना, कि मतलब जो सब कर देते हैं वो सरल होते हैं। उसके बाद जब करने की वो हालत वो आती ना, बारी, तब समझ में आता है। उस तरीके की सरलता है। बाकी लोग कुछ भी बोलेंगे, सरल था, सरल था। एग्ज़ाम हॉल में बैठें और उस पेपर को देखें। 55-60 प्रश्न करने के बाद पसीना छूटेगा सही से, उससे ज़्यादा निकल गए 70 तक, उसके बाद पसीना छूटने लग जाएगा, अच्छे से छूटेगा। फिर तुक्का का नौबत आ जाता है। ठीक है, उसी में फिर निकलते हैं लोग, क्योंकि तभी कट ऑफ भी डिसाइड होने लगती है। फिलहाल पेपर आप लोगों ने देखा है, पेपर कितना अच्छा रहा है, बढ़िया पेपर रहा है। और बीपीएससी वाले अगर देखें इसको, तो बीपीएससी 69 के लिए बता दें, ये पेपर एक मॉडल हो सकता है 69 के लिए, ध्यान रखना। ये ध्यान में रख लेना सब लोग। बीपीएससी जो देना चाहते हैं 69 वाला, 30 सितंबर को होना है वो एग्ज़ाम। तो फिलहाल मेंस की तैयारी कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी देख लिया जाएगा। पहले हम उत्तर मिलाएंगे इसका, उसकी व्याख्या देंगे। जो आंसर की होगी आयोग की, उससे मान लीजिए कि 2-1 प्रश्न का अंतर आएगा, 2-3 प्रश्न का अंतर आ सकता है भाई। कोई हम ऐसे तो है नहीं कि पेपर हमने थोड़ी बनाया है ना। फिलहाल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सटीक जानकारी मिल जाए, है ना। पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, और ये जो है ना बी सीरीज का पेपर है, ध्यान रखना। अब आप लोगों का कौन सा सीरीज है वो आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे। तो बी सीरीज का प्रश्न पेपर है, और पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो राज्य के, पहला स्टेटमेंट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन पर, सॉरी, भू 12.8% वन है। पहला स्टेटमेंट है, जो कि क्या है, गलत है कि सही है? तो गलत है ना। दूसरा ये है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। तो दूसरा भी क्या है, गलत ही होगा। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ सही पूछा गया, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। मतलब ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। और क्या है फिर, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021, उसमें उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 6.15% भाग वनावरण है। ठीक है, और वृक्षावरण क्षेत्र को मिलाकर देखा जाए तो 9.23% तक पहुंच जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा ये समझे कि 7.22% भाग पर ही वन है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का। अब जिलों के रूप में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वातावरण कुछ भाग तो है ही है भाई। न्यूनतम में देखा जाए तो भदोही में सबसे कम है। भदोही में 3.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। सबसे कम भूमि वन जहां है वो है भदोही। भदोही में कितना, 3.71 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत था, सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न क्या है,
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या है इसमें, तो इसमें है एक तो विद्युत जनित है, एक नवीकरणीय है, एक गैर नवीकरणीय, एक ऊष्मा जनित। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवीकरणीय। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ना वो नवीकरणीय होते हैं। अब इसकी और व्याख्या देख लें तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन आते हैं, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। गैर पारंपरिक में देखेंगे तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब आते हैं। ये सब नवीकरणीय होते हैं, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजीजुद्दीन खान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, निर्धनता के प्रकार हैं, निर्धनता के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो निर्धनता के प्रकार कौन कौन से भाई इसमें ये बताया पूछा गया है। ठीक है, तो देखो निर्धनता जो है ना, जो गरीबी है उसका मतलब होता है आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता, मतलब जब व्यक्ति अपनी मौलिक ज़रूरतों को भी ना पूरा कर सके वही है गरीबी। ठीक है, तो गरीबी दो प्रकार से होती है, एक तो होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। ठीक ना, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा एक तो आपका सापेक्ष ही है और एक है निरपेक्ष, पूर्ण या परम निर्धनता जिसको, तो एक और दो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में बताना है, तो इसका वाला देखते हैं। तो इसमें देखिए सीधा सीधा है। चलिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, सही कथन हो जाएगा। मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में बात करना था ना इसमें, तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता ही है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है घटनाओं को सजाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है। फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि मतलब 26 जनवरी 1950 आता है। तो पहला मतलब सबसे पहले चौथा आएगा, फिर उसके बाद पहला आएगा। तो 4-1-2-3 होना चाहिए ना, तो 4-1-2-3 इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे मिलान करना है, यहाँ पे मिलान करना है। पेप्टिक व्रण दिया है, डेंगू दिया है, फीलपाम मलेरिया दिया गया है, और दूसरी तरफ कारक हैं, विषाण है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, विषाणु हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब किस बीमारी का कौन सा कारक है ये देखना है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसमें पेप्टिक वर्ण है, तो जो पेप्टिक वर्ण है वो कृमि इसका कारक होता है। पेप्टिक वर्ण को हम कृमि से मिला देंगे, एक का तीसरा हो जाएगा। तो एक का तीसरा एक में ही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न पे चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से मिलान करना ही है, मिलान ही करना है इसमें। तो इसको देख लेते भाई। सूची 1 को 2 से मिलाना, पुस्तक दिया गया है और विषय दिया गया है। मिराते सिकंदरी है, बुरहान मासिर है, रियाजुल सलातीन है, रियाजुल इंसा है। इन सब पुस्तकों में कौन सा विषय है ये हमको देखना है। ठीक है, तो इनका मिलान हम कर ही लेते हैं अभी। तो मिराते सिकंदरी, जो मिराते सिकंदरी है उसका विषय क्या है। तो मिराते सिकंदरी का विषय है गुजरात विजय।
ध्यान रखना, मिराते सिकंदरी को हम गुजरात विजय से मिला देंगे। ठीक है, दूसरा है बुरहान ए मासिर। तो बुरहान ए मासिर जो है वो आपका है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताएगा। रियाज उस सलातीन क्या हो जाएगा, अब देखिए यहीं से पकड़ लेंगे ना, तो ए का चौथा है और बी का दूसरा है अभी, लेकिन दो में है ऑप्शन। अब सी वाला देखते हैं, रियाज उस सलातीन किसका है। तो रियाज उस सलातीन जो है आपका, उसमें बंगाल का इतिहास है रियाज उस सलातीन में। अब सी का पहला हो गया। अब देखिए सी का पहला यहीं पे है एक में ही, जिसका सही उत्तर ए हो जाएगा, है ना। तो रियाज उस सलातीन हो गया, इसका बंगाल का इतिहास। तो रियाजुल इंसा किसका हो जाएगा, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बात सही है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। तो सीधे सीधे हम इसको क्या कर देंगे, ए सत्य है आर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें कौन सा हो जाए भाई, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। उस संगठन का नाम था अनुशीलन समिति थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इनका नाम है भैया क्रिस हिपकिंस। ठीक है, जैसिंडा अर्डर्न थी इनसे पहले, इनकी विदाई हुई है, तो क्रिस हिपकिंस बने हुए। ठीक है, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। वैशेषिक के कौन है, कड़ाद है भैया। मीमांसा के कड़ नहीं है। न्याय के अभी छोड़िए, उत्तर मीमांसा के कपिल है क्या, नहीं है। तो न्याय के गौतम है, ये बात सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। तो ये 1871 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। मतलब पूरे बजट के मामले में हो रहा है कि सबसे ज़्यादा कटौती मनरेगा के लिए हुई है। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्या दोनों सही है। देखो सर्वाधिक से ही अगर हम तुक्का मार देते ना, तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप पता चल जाते, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है। तो इसका सही उत्तर भैया तुमकुरू, कर्नाटक के तुमकुरू में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ है तुमकुरू, कर्नाटक में। अब यहाँ पे बात करनी है, कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए दयाबाई विनय मलिका सही है, सहजोबाई सहज प्रकाश सही है, गंगाबाई गणेश देव लीला ये छोड़ते अभी, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता ये भी सही है, लेकिन गंगाबाई गणेश देव लीला ये गलत है। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। तो पॉलिटी वाला अगर वीडियो देख लिया होता आप लोगों ने तो ये आपको उत्तर गलत नहीं होता, हालांकि गलत नहीं होना चाहिए, उम्मीद ये भी करते हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। पिछले भी कई सारे प्रश्न हैं जो आप वीडियो अगर देख लिए होते तो आपके उत्तर गलत नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं है और कई सारे प्रश्न गलत जरूर किए होंगे अभी तक में। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन जो 1977 की थी, प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया, बात सही किया उन्होंने, ये तो सही है। दूसरा ये है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये वाली सिफारिश उन्होंने नहीं की थी, तो इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। सही कथन ही पूछा गया था, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, पहला सही बस। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। इसमें देखिए ग्रेटर नोएडा भी है, वाराणसी भी है, आगरा है, इसमें लेकिन कानपुर नहीं आएगा। ठीक है, सही हो गया कानपुर इसका। अगला प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 खंड 120 अध्याय, ये भी सही है। इसका चरक संहिता के कितने अध्याय खंड है, तो 120 अध्याय है और 8 खंड है। ठीक है,
मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं, है ना, 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो इसका सही उत्तर है 149, ठीक है, 149 स्टेशनों की पहचान हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इसमें नोवावैक्स होना चाहिए ना, इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है सिनोवैक्स, नहीं, इसका सही उत्तर है मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इनका नाम है बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी का नाम आएगा, ठीक है। इसमें देखिए बाबा रामचंद्र भी थे, लेकिन ये अन्य नेता के रूप में थे। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? तो भागदुह जो था वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। अगला प्रश्न फिर मिलान करना है, अनुच्छेद 324, 315, 280, 338 है, बहुत सिंपल है, मिला लेंगे। 324 निर्वाचन आयोग है, ठीक है, एक का चौथा हो गया। अच्छा, एक का चौथा देखो कहाँ, एक में ही है, तो डी इसका सही हो जाएगा। तो 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग है, 280 में वित्त आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में है, ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है, इस पे बात करनी है हमको, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो इसका सही उत्तर है नागसेन, ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न है, किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक लिखी है प्रिंस हैरी ने, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है। कथन है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, तो बात सही है, कथन सही हो गया। कारण है, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो भारत विश्व के उन 10 देशों में शामिल है जहाँ पे चीतों की आबादी पाई जाती है, ठीक है, तो उनकी स्थिति को सुधारना इसकी प्राथमिकता बन जाती है, ठीक है। तो इसको देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसका सही उत्तर इसलिए सी हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। ये वाला एक डीकिन विश्वविद्यालय संदर्भ में है, तो ये वाला छोड़ देते भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बात सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये भी बात सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है, ये सबको पता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बात करनी है हमको। तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है डी वाला, फैशन ग्रॉसरी जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करके हमको सही कालक्रम बताना है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम, ठीक है ना, उसके बाद आएंगे माधवराव प्रथम, फिर आएंगे नारायण राव, मतलब 1 2 4 3 आएगा। तो 1 2 4 3 मतलब ये वाला सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है खार्किव, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बात करना हमको। तो पहला स्टेटमेंट है, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो हम इसका सही उत्तर यही कर देंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो सही उत्तर हो गया ए, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ये वाली, इसका सही उत्तर है गुन्नार मिर्डल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में बताना भैया। उन्होंने, देखिए पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा है 1925 में कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो वो देखिए छोटा सा देश है ना, अगर उसमें ऐसे भी तुक्का मारेंगे तो इसका सही उत्तर 2025 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो इसका सही उत्तर है यति एयरलाइन।
फिर अगला प्रश्न है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 9वें स्थान पे है भारत। ठीक है, बड़ी आंख वाली जो दृष्टि की बुक थी ना, अगर उसको पढ़े होंगे करंट अफेयर, तो आपको वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आर्द्र भूमि बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। तो ये तो गलत है, 30 से उन्नत होकर 132 हो ही नहीं सकती, है ना। दूसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो ये भी गलत है क्योंकि 2021 में 132 तक गिरी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्याज भुगतान 20% है, सब्सिडी 9%, कर और शुल्कों में राज्य का भागी हिस्सा है 18%, रक्षा व्यय है 8%। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ना, वो है सब्सिडी। सब्सिडी 9% नहीं है, बल्कि जो सब्सिडी है वो 7% है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या है? फिर से मिलान करने के लिए उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक समायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत है इसमें। ठीक है, तो मिलाना है भैया थॉमसन से, माल्थस से, एडविन कैनन से, हेनरी जॉर्ज से मिलाना है हमको। ठीक है, चलिए, तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किससे मिलाएंगे भैया? तो ये है एडविन कैनन है। ठीक है, ए का तीसरा, अब ए का तीसरा अगर इस तरीके से देखा जाए तो ए का तीसरा कोई दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका सही उत्तर हम सी कर देंगे। तो सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत किसका है? तो हेनरी जॉर्ज का है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसका है? तो थॉमसन का है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसका है? तो वो माल्थस का है। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। आगे भी देखें, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो वो तो सबको पता होगा, निपेंथिस है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित जो नदी है, देखिए उसमें रियो ग्रांडे और कोलोराडो दोनों है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, वैसे रियो ग्रांडे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है दर्रों का मिलान करना भैया। तो इसमें देखिए नीति माना नीति लिपु ऐसे करते नहीं, तो वो उत्तराखंड में है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो माना हिमाचल प्रदेश है नहीं, वो तो उत्तराखंड में ही है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या, पोषक स्तर कैसे बनते हैं? तो पोषक स्तर जो बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, दृष्टि वाला किताब आप अगर पढ़े हैं तो आपको उसमें मिला है ये। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संसद पहला स्टेटमेंट है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो वो है ताइवान। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक हैं अनुराधा रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो वह है टॉक्साइड। अगला प्रश्न है जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एजोला। कथन और कारण के रूप में है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो सही है। दूसरा कथन है कारण है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है जिसको, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये सबको पता होगा।
1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता थे खान बहादुर खान, आपको पता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा जो नहीं है, देखिए स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि, ये सब है, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करनी भैया। तो पहला स्टेटमेंट है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। हमने बताया है कि महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, सरकार के साथ आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही कट जाएगा, तो पहला सही है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2070 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं, जबकि ये है 4थी अनुसूची में। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न मिलान करना है, तो इसमें क्या करना था, एसडीजी में ना 14वां और 15वां देख लेना था। 14वां क्या है, पानी के नीचे, और 15 क्या है, जमीन के ऊपर। तो इसी से हमारा बात बन जाएगा। तो 14 हो गया आपका पानी के नीचे, तो 4 हो गया सी का चौथा, और 15 है जमीन के ऊपर, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का चौथा और डी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का चौथा डी का दूसरा एक में ही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो 10वां क्या है, एसडीजी 10 है, असमानताओं में कमी, और एसडीजी जो 13 है वो जलवायु क्रिया से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? तो उसमें है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो उन्होंने हटाया था टैक्स स्कैंडल के मामले में। ठीक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा है। माउंट न्यूमैन क्यों प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन कहाँ पे है? पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसमें स्वैच्छिक समाज सेवा जो होती है वो आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। पुराणों के संदर्भ में बात करना था, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी बात सही है। दूसरा, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। देखो, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन था ना, ये 2016 में आया था, 2015 में नहीं आया था। ठीक है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सतत विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निसार उपग्रह, भैया ये पिछली बार भी पेपर में पूछा गया था, ये इसरो और नासा का है। अगला प्रश्न है, सही बताना है, तो रामगंगा कन्नौज के पास ही गंगा से मिलती है, लेकिन जो बेतवा है ये प्रयागराज के पास यमुना से नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक पहला स्टेटमेंट सही, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में आक्रमण जो हुआ था उसका क्रम क्या है? तो भैया ऐसे भी हम याद करते हैं, हिंदी, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ऐसे याद कर लेते हैं। तो इसमें हिंदी, यूनानी, शक और कुषाण, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था हुई थी? तो ये 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो होता है इंसुलिन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंसुलिन वहीं से होता है स्रावित। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं? तो इसमें राडोन है, आर्गन है, क्रिप्टन भी है, लेकिन एक्टिनियन जो है ना नोबेल गैस नहीं है। पोप बेनेडिक्ट 16वें के बारे में बात करना, जिनका अभी निधन हुआ है, तो जर्मनी के मूल निवासी थे, बात सही है। वो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने, तो ये भी बात सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है प्राकृतिक वास का विनाश। यहाँ पे देखो सब कुछ है कारक, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया, तो इसमें प्राकृतिक वास का विनाश सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जल के लिए होता है। जाइलम जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से
फल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ था राजस्थान में, ध्यान रखना है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है भैया? स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों के बारे में बताना है। तो यमुना का यमुनोत्री है। कृष्णा कहाँ है? तो कृष्णा है आपका महाबलेश्वर। गोदावरी कहाँ है? तो गोदावरी आपकी नासिक में है। और महानदी आपकी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है पर्वत और देश का। तो किलिमंजारो भैया पता है तंजानिया में है। टूबक्कल को देखेंगे तो ये मोरक्को में दिखेगा आपको। यहीं पे स्टैनली की बात करेंगे तो युगांडा में है। और हॉगर जो है वो अल्जीरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए माराकाइबो जो है वो वेनेजुएला में है। मिशिगन यूएसए में है। बैकाल रूस में है। ओनेगा जो है कनाडा में नहीं है। ठीक है, तो ओनेगा कनाडा में नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिमल जालान। ठीक है, ध्यान रखना। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बताना है। तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट है और लोकसभा के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करना है। तो 1611 नहीं 1608 में आए हुए थे कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। जेम्स फर्स्ट के दूत बनकर आए थे। दूसरा जो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो वो तुर्की नहीं फारसी भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है। आप अगर पॉलिटी वाला वीडियो सही में देखे हैं तो आपको ये वाला भी पॉइंट उसमें मिल जाएगा। संघ वित्त आयोग के बारे में बात करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, आपको हमने पढ़ाया भी है और वीडियो अगर आपने देखा है वित्त आयोग वाला तो आपको उसमें मिल जाएगा। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपको पता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सही उत्तर बताना था, है ना। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो हिरण जो है ना, हंगुल जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये, दाचीगाम वहीं पे है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही? तो एक विधान परिषद, पहला स्टेटमेंट है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये हमने पॉलिटी में ही पढ़ा है, पॉलिटी वाले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। अगला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो ये भी सही है, मतलब 1/3 हो सकते हैं या फिर 40 तो होने चाहिए, कम से कम 40 नहीं तो 1/3। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न, संगीत की टप्पा शैली। तो ये भैया मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब शून्य घोषित किया गया है तो उसके उस स्थिति में क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, दोनों के बारे में वो बात सही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, बात सही है। और दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, घोषणा होने के दिन की बात हो रही है ना। तो मान लीजिए दिन शाम का 6 बजे का है या दोपहर का 12 बजे का है। मान लीजिए 11:59 में उन्होंने कोई काम किया था तो वो काम मान्य होगा, लेकिन 12 बजे अगर कोई काम हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान करना है। नेवासा ईसमपुर कहाँ है? डीडवाना गुडियाम गुफा कहाँ है? तो नेवासा कहाँ है भैया? नेवासा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ईसमपुर बात करें तो कर्नाटक में है। डीडवाना आपका राजस्थान में है। गुडियाम जो गुफा है वो पड़ती है तमिलनाडु में। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, एससीओ फिल्म महोत्सव के बारे में बात करना है। तो संघाई सहयोग संगठन की पहला स्टेटमेंट है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बात सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करना है, सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बात सही है। दूसरा ये है कि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। देखिए, एक लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं बल्कि अधिकता पाई जाती है इसमें, तभी तो लाल लाल होती है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बात करना है। तो देखो, अधिकरण वाला भी बताए हैं 14A में है, ना कि 11 में है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। बाकी संघराज क्षेत्र है 8 में,
SC/ST क्षेत्र है भाग 10 में, और राजभाषा है 17 में। ठीक है, अगला प्रश्न है रेगिस्तानों पर विचार करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा करना है। तो इसमें देखिए ग्रेट सैंडी सबसे छोटा है, उसके बाद आएगा गोबी, फिर आएगा अरेबियन, फिर आएगा सहारा, सहारा क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो उसमें पांडिचेरी भी है, लक्षद्वीप है, गोवा है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न संधारणीय विकास के संदर्भ में बात करनी है, सही उत्तर बताना है इसमें भी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वैश्विक सूचना संरचना राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत और क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा ये है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये भी सही है, तो इसका नहीं, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला प्रश्न फिर आया है कथन और कारण के रूप में। कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, हमने बताया भी है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो तक वो हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो कथन और कारण इसमें दोनों सही भी हैं, और कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और व्याख्या भी हो रही है। अगला प्रश्न कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सबसे अंतिम हुई थी? तो देखो यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन ना, उसी के एक भाग के रूप में शुरू हुआ था मोपला विद्रोह, जो दक्षिण भारत में हुआ था। बाकी होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में था, खिलाफत आंदोलन उसके बाद था जलियांवाला, और मोपला जो है 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें मूत्र भी है, घरेलू अपशिष्ट है, मल पदार्थ भी है, लेकिन कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 92 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो वो आपका सतत विकास से संबंधित है। एनवायरनमेंट वाला वीडियो देखे होते तो आपको पता रहता है ना। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुदभिद कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें हो सकता है आयोग का, क्योंकि इतना सिंपल प्रश्न पूछना भी हमें नहीं समझ में आता है, और हो सकता है इसमें बिल बनाने वाले जानवर भी आ जाएं। तो हो सकता है मरुदभिद जानवर जो हैं उनकी जगह पर बिल बनाने वाले जानवर आ जाएं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है? तो इसमें मिलती है देवप्रयाग में। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं आयोडीन के। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो देखिए इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता, वो राज्य सरकार ये सब सारा काम देखती है। ठीक है, तो ग्राम सभा से संबंधित जो भी मामला है वो कौन देखेगी? राज्य सरकार देखती है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है लोटिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? देखो एक होता है लोटिक, एक होता है लेटिक। लोटिक जो होता है ना, लौटते हुए, मतलब लोटिक मतलब लौट के जो चल रही हो, और नदी क्या करती है? लौटते हुए चलती रहती वही। तो नदी को ऐसे ही तुक्का मार सकते थे, नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तालाब आपका स्थिर है, दलदल आपका स्थिर है, धंसा हुआ क्षेत्र जो मार्सी एरिया होता है वो भी स्थिर ही होता है, तो नदी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, निम्न में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? इसमें INS वागीर को शामिल किया गया था। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? मेरठ में है। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी क्या है? वो यमुना की सहायक नदी भी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, ध्यान रखना, और मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का महीना है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। दूसरा इसका सही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन जैसे सड़क है, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह है, जनसंचार साधन, जलमार्ग है, लॉजिस्टिक अवसंरचना, इन सबके संबंधित परियोजनाओं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। अगला प्रश्न मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना के में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो ये 2021 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अल नीनो के बारे में बात करनी है। तो अल नीनो जो है ना, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है? यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। प्लैंकटन की मात्रा बढ़ेगी क्या टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से? नहीं बढ़ती भैया,
घटेगी वो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, मतलब पहला सही दूसरा गलत हो गया। अगला है शिव समुद्रम कल्पक्कम के बारे में बात करना। तो शिव समुद्रम जो है जल शक्ति है, नाभिकीय है। कल्पक्कम, कल्पक्कम क्या है, नाभिकीय संयंत्र है, और शिव समुद्रम जो है जल शक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 30। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है? तो जामनगर में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं और हुमायूं की बहन हैं और अकबर की बुआ भी हैं। अकबर ने क्या 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 हुआ था कि अकबर ने गुलबदन बेगम से ही तो कहा था हुमायूं नामा लिखने के लिए ना, तो ये बात हो गई। लेकिन हमीदा बानो बेगम कौन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है क्या? नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से हमीदा बानो बेगम उनकी हुमायूं की पत्नी है, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण विधि द्वारा किया जाता है। खरीदादार कौन था? तो खरीदादार वो अधिकारी होता था जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड होता था? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण है, पहला स्टेटमेंट है, मतलब कथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बात सही है। दूसरा है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो दोनों के दोनों कथन और कारण सही हैं और यहाँ पे कारण जो है कथन की सही से व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बात करना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे इसमें हिंदी में अनुच्छेद सिर्फ दिया गया है, इंग्लिश में देखेंगे अनुच्छेद 109 दिया गया है। तो अनुच्छेद 109 के तहत संयुक्त बैठक का आयोजन होता नहीं, वो होता है 108 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, बात सही है। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं ना, ध्यान रखना। तो दूसरा सही, पहला गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये है गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यह कहलाएगा भैया सतत विकास, ठीक है, ध्यान रखना, सतत विकास कहलाएगा। अगला प्रश्न है, कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें कनकलता बरुआ भी थी, मातंगनी हाजरा भी थी, अनुनार सफले भी थी, शांति घोष इसमें नहीं थी, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में है? तो ये है भैया पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता उद्योगों प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। इन सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ये तो DPSP में ही है। ये अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ये वाले में लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पर्यावरण का संरक्षण जो है, वन जीवों की सुरक्षा, ये सब मौलिक कर्तव्य और DPSP दोनों में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? तो देखो भैया, जकार्ता इंडोनेशिया में ही है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, रॉटरडैम नीदरलैंड में है, लेकिन जो इगारका है ना वो रूस में है, ठीक है, ध्यान रखना, इगारका कहाँ है? रूस में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो शुरुआत में 15 साल के लिए हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें एकमात्र योजना, मतलब अनूठी उपहार योजना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो चंदौली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो सुनील चोपड़ा नाम है उनका। अगला प्रश्न है, कौन एक विद्रोह का स्थान 1857 का और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें दो ऐसे ऑप्शन जो दोनों गलत हैं। जो झांसी है वहाँ पे जून में स्टार्ट हुआ था और लखनऊ जो है ना वहाँ पे 30 मई को शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बाकी आयोग क्या करे, अब उस पर डिपेंड करता भी, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कारण है? तो उसका कारण है कोरियोलिस बल। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बात सही है। अगला स्टेटमेंट है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। तो सही उत्तर हो गया इसका डी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
अगला प्रश्न, पराबैंगनी की विकिरण कहाँ मिलती है भैया? वो सॉरी, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है वो कहाँ मिलती है? तो समताप मंडल में मिलती है। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, आपको पता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? देखो, शून्य भूख है, अच्छा स्वास्थ्य भलाई भी है, लैंगिक समानता भी है, लेकिन अंतरिक्ष का अनुसंधान इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित होती है, ध्यान रखना। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत है नाटू नाटू के रचनाकार थे एम कीरावनी नाम है उनका। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, इसमें आएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो जैनुलाब्दीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ध्यान रखना। तो जैनुलाब्दीन नाम है उनका। अगला प्रश्न है, सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, मालप्रभा कृष्णा की है, हेमावती कावेरी की है, मंजरा जो है गोदावरी की है, प्राणहिता किसकी है? तो प्राणहिता महानदी की नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये 150 के 150 प्रश्न हो गए कंप्लीट। ये बी वाला बी सीरीज का पेपर था। अब यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ की, तो कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए ना, तो जिसका मान लीजिए कि क्वेश्चन प्रश्नों की बात कर रहे हैं 85 से 88 के बीच में बन रहा हो, सी सेट क्वालिफाई होने के बाद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये भी सी सेट क्वालिफाई होने के बाद की बात कर रहे हैं। जीएस में अगर 85 से 88 बन रहा है तो आप अपने मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, और पेपर क्योंकि बहुत सरल नहीं था, और पेपर सरल इसलिए नहीं था क्योंकि भाई लगभग यही होता है कि 50, 55, 60 प्रश्न ऐसे आते हैं जो सब करते ही करते हैं। फैक्ट उतने हो जाते हैं कि अपना आराम से उतना कर लेगा आदमी, खुश रहेगा। लेकिन कट ऑफ जब तैयार होती है तो उसके बाद तैयार होती है 70 क्या 75 के ऊपर तैयार होती है कट ऑफ। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पेपर बहुत सरल नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था, लेकिन एक बात तय है कि जो पेपर था वो यूपीएससी पैटर्न बेस पर था, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं इसमें आप देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, स्टेटमेंट के रूप में हैं, मिलान वाले हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जो बीपीएससी 69 देने वाले ना, उनके लिए एक ये टेम्पर हो सकता है एक प्रकार से, कि पेपर बीपीएससी 69 का जो पीटी होगा वो किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब बाकी बात करें मेंस की, तो मेंस में जैसे कि अभी बहुत समय तो है नहीं, लेकिन अभी जितना भी समय है उतने में ही आपको सही से उसको कवर करना है। तो इसमें आप देखेंगे तो भाई अभी मई चल रहा है ना, तो जून जुलाई अगस्त तीन साढ़े 3 महीना है लगभग। तो इतने में प्रैक्टिस करने के लिए अब भाई किताबें पढ़ने का टाइम तो है नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, कितना पढ़ेंगे नोट्स। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस शुरू करो सबसे पहले। अब बीपीएससी में यूपीपीसीएस में जीएस में 6 पेपर होंगे, तो 2 यूपी स्पेशल होंगे, 4 तो जीएस के रहेंगे ही रहेंगे। तो यूपी स्पेशल वाले जो इतिहास है यूपी का, भूगोल है यूपी का, यूपी की इकोनॉमिक्स है, यूपी को पॉलिटी भी होगी है, एनवायरनमेंट है आपका, ठीक है, साइंस टेक में कुछ हुआ है, योजनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इन सबसे संबंधित वो 2 पेपर रहेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, वो 4 पेपर में ही अपना ये सब यूपी स्पेशल पढ़ते रहते थे, तो कुछ नंबर पाने के लिए। लेकिन अब क्या है, 2 पेपर अलग से बना दिएगा तो आपको इसमें नंबर अच्छा खासा उठाना होगा। तो इसलिए उनके लिए तब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस ही करें, नोट्स आप खरीद सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन हमारे हिसाब से सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपना प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे इतने कम समय में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक लिमिटेड समय होना चाहिए, एसए का अलग होगा, जीएस का अलग, मतलब सबका उसी हिसाब से करना। तो पहले आप पीवाईक्यू उठाइए, उनकी प्रैक्टिस शुरू करो। करंट के कोई टॉपिक आपको मिलते हैं तो उनसे प्रश्न बना के आप खुद लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको समस्या है कि कैसे लिखे हैं, सही है कि गलत है, कोई बताए, तो आप उसको हमें भेज सकते हैं, वो हम आपको बता भी देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मेंस प्रैक्टिस से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क भी कर सकते हैं। मेंस की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और फटाफट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर इतना बन रहा, जितना बताएं इतना बन रहा ना, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अगली वीडियो आएगी वो
मेंस से संबंधित होगी। अभी BPSC 68 का मेंस चल रहा है, तो उसके भी पेपर आप देखेंगे तो उसका पेपर का पैटर्न भी अलग तरीके का हुआ है। और जो मेंस का प्रैक्टिस वाला वीडियो होगा उसमें सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। और कोशिश करेंगे रोज़ कम से कम 10 प्रश्न आपको दिए जाएं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप उनको देखकर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।